हाय सभी को प्यार भरा राधे राधे। आइए बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पाठ्यपुस्तक में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है। हम ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है देखते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। अब सुनिए, सीटेट की परीक्षा में हमेशा ऑप्शन को काटिए, फिर लास्ट के उत्तरों में पहुंचिए। आपका 100% उत्तर सही होगा। सीटेट में सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन को चूज मत करिए जो नकारात्मक की ओर आपको इशारा करते हैं। तो नकारात्मक में ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते हैं। कह क्या रहा है, वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है। अब बताइए, पाठ्य पुस्तक में एक रूपता तो चलती ही नहीं है, या एक राज्य या राष्ट्र में, है ना। ये एक रूपता की बात नहीं करता है सीटेट, इसीलिए नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर बी को प्यार से काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ये सीधा सीधा ही कटा हुआ है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब बताइए, हम क्लास में जाते हैं तो को मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? बच्चों को। पाठ्यपुस्तक कौन पढ़ता है? बच्चा ही पढ़ता है, मालूम है। शिक्षकों और माता पिता को भी प्रभाव डालता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बच्चे को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बच्चे को लिखा ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास पाठ्यपुस्तक नहीं रहते, हम अपने अनुभव के रूप में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा वर्णन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्कुल, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, एक नोट कर लीजिए, कहीं बुक में लिख लीजिए कि पाठ्यपुस्तक हमारी एक संसाधन है, संसाधन के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। और यही सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन नंबर सी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। और ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। अब हम एक बार फिर से नेगेटिव वर्ड को हम ऑप्शन में काट देते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर समावेशी शिक्षा यही दूर करता है। कहता है कि हम कोई विशेष व्यवहार नहीं कर सकते बच्चों को, ना उन्हें अतिरिक्त समय देंगे। हाँ, विशेष सामान्य विद्यालय में उन्हें हम पढ़ाएंगे, विशेष व्यवहार करके। कैसे? आप कोई आंशिक दृष्टिबाधित बालक बैठा हो, अब उसको हम सामान्य रूप से ही व्यवहार करेंगे, लेकिन उसको कुछ विशेष चीज़ें करेंगे। जैसे उसको दिखाई नहीं दे रहा, अगर वो पीछे बैठा है तो उसको हम आगे बैठा देंगे, ये विशेष होगा। लेकिन सामान्य विद्यालय में ही हम उसको पढ़ाएंगे। उसके समावेशी शिक्षा कहते कुछ अतिरिक्त नहीं, सामान्य विद्यालय में ही सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। वो चाहे फिर सृजनात्मक विद्यार्थी हो, या उसी को कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, या फिर सामान्य बालक, या फिर मंदबुद्धि बालक, है ना। सामान्य विद्यालय में ही उसको विशेष व्यवहार करना है, लेकिन विशेष अतिरिक्त कुछ नहीं देना है कि उन्हें अतिरिक्त क्लास चलाएं, उनके लिए उनके प्रति में स्नेही हो। तो ऑप्शन नंबर बी
उन्हें कहता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर कट जाएगा, और हमें बोला भी कि उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, इसलिए भी कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। प्रतिभाशाली बालक को क्या करना चाहिए, समझाते हैं हम आपको। अगर वहाँ पे मंदबुद्धि बालक बैठा है तो उसको आप 5 क्वेश्चन दे दीजिए, और वहीं पर अगर सृजनात्मक या प्रतिभाशाली बालक बैठा है उसको 10 क्वेश्चन दे दो, ये होता है। और ऑप्शन नंबर ए भी यही कह रहा है, इसलिए 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित व्यवहार और प्रेरक निर्देशन तरीकों से उसका उपयोग करना चाहिए। 18 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न की बच्चों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सुनिए, जो अलग अलग सोचते हैं यानी उनके अंदर मौलिक चिंतन होता है, वो कुछ ऐसा करते हैं कि औरों से बेहतर करते हैं। वो अलग अलग सोच रखते हैं, और ऐसा कौन करेगा, मंदबुद्धि बालक तो करेगा नहीं भाई, है ना। कोई विकलांग हो या बुद्धि से विकलांग हो, वो भी नहीं करेगा। जो पढ़ने में अक्षमता है, जो पढ़ ही नहीं सकता है, वो ऐसा व्यवहार करेगा ही नहीं। तो हम सीधा सा ऑप्शन काटते हैं। विकलांग है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे विकलांग है तो विकलांग है, जो अलग अलग सोच रखते हैं, भैया सृजनात्मक का व्यवहार कर रहा है, वो कौन करेगा, जिसके सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, सृजनात्मक बच्चे वो होते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसी सोच वाले जो औरों से बेहतर करते हैं, औरों से बेहतर सोचते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करती हैं जो औरों से अच्छी लगती हैं, अलग अलग सोच रखते हैं उनके अंदर, है ना। सृजनात्मक तो व्यवहार होते हैं, हर सोच में सृजन करते हैं, हर चीज़ कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जो सृजन करते हैं बातों का। समझिए इस बात को। डिसलेक्सिक मतलब होता है कि पढ़ने की अक्षमता, यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है इसका। वो कह रहा है अलग अलग सोच वाले पैटर्न को हम किस तरह बच्चे की पहचान करते हैं, कौन होते हैं, तो सृजनात्मक बालक होते हैं जो अलग अलग सोच रखते हैं। समझे आप, अलग अलग सोच रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो औरों से बेहतर होता है, और ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक बालक। समझे आप, 20 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उभय लिंग का व्यक्तित्व कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वे आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। और ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ और अहंकारी होने की इनमें आदत होती है। और डी कह रहा है वह समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। अब हम नेगेटिविटी को दूर करते हैं। अब एक बात बताइए, एक चाहे उभय लिंग व्यक्तित्व वाले, कोई ज़रूरी है क्या कि वो दृढ़ और अहंकारी ही होंगे, नहीं ना। तो सी ऑप्शन तुरंत काट देंगे। अब उभय लिंग साफ साफ कह रहा है, उभय लिंग का मतलब ही होता है कि स्त्री और पुरुष के दोनों गुण होता है। तो यहाँ पर स्त्री वाले लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, यानी स्त्री वाले। समझिए इस बात को, ये भी ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचे, बी और डी। अब समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। एक उभय लिंग व्यक्तित्व की बात कर रहा है, मतलब वो सीधा सीधा क्वेश्चन ही बोल रहा है कि उभय लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष के दोनों गुण होते हैं। और यही चीज़ ऑप्शन नंबर बी भी कह रहा है कि वे उनके आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। समायोजन का मतलब होता है दोनों का गुण मिक्स होता है, स्त्री का भी पुरुष का भी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसे भारत की शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर सी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। और ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है।
हम शुरू में ही बोल दे रहे हैं कीवर्ड कि सीटेट की एग्ज़ाम में आप ऐसे वर्ड ढूंढिए जो नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। ऐसे ऑप्शन को काट दीजिए। सीटेट कभी नहीं कहता है कि बच्चों को वर्गीकृत करो। वर्गीकृत का मतलब ये होता है कि कोई बुद्धिमान है तो कोई कमज़ोर है, कोई बहुत पढ़ने में अच्छा है, कोई उससे भी पढ़ने में अच्छा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इसको मतलब उसको विभाजित करो। ये सब सीटेट नहीं कहता, सामान्य व्यवहार करता है। वो सीधा सीधा वही कहता है मूल्यांकन में कि ग्रेडिंग पद्धति को अपनाई जाए। समझ गए? अब हम एक एक ऑप्शन को काटते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल, सतत और व्यापक मूल्यांकन को ही अपनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल अंग है। आप एक विद्यालय में एडमिशन कराते हैं और कुछ महीनों बाद आप सतत मूल्यांकन का मतलब ये है कि कुछ महीनों के अंतराल में आपकी परीक्षा होती रहे। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है सतत मूल्यांकन होते हुए व्यापक मूल्यांकन, यानी सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल अभिन्न अंग है। हमारा मूल्यांकन होता रहता है पढ़ाई के साथ साथ, है ना। तो ये भी सही है, इसलिए आप नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। बिल्कुल, आप मूल्यांकन करिए। निदानात्मक का मतलब ही यही होता है कि विद्यार्थी कहाँ गलती कर रहा है। तो जो निदानात्मक मतलब कारण जानना, कहाँ गलती हुई बच्चों से, और फिर उसके बाद उपचारात्मक देना, फिर उस पर उपलब्धि पर केंद्रित है। बिल्कुल, कारण जान के उस बच्चों को उपचार कर देना, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। और अभी हम कुछ समय पहले ही बोले कि बच्चों को आप विभाजित नहीं कर सकते, और ऑप्शन नंबर डी यही ही कह रहा है कि बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। गलत, सीटेट कभी नहीं करता है। ग्रेडिंग पद्धति अपनाई जाती है। बच्चों को खराब और बुद्धिमान में नहीं अंतर कर सकते हो, अंतर नहीं करना है, तुलना नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और यही सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए यही सही हो जाएगा। समझ गए आप? यही सही हो जाएगा। अब देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यानी ऑप्शन में ऐसे चीज़ें हैं जो पियाजे ने कहा ही नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर ए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। अब हम आपको पियाजे जी के बारे में कुछ 4 बातें बताते हैं, जो अभी बताने के बाद आप खुद ही बता दें कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहली बात तो जानिए कि पियाजे जी स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और वो पेशे से एक जंतु विज्ञानी थे। पहला पॉइंट ये हो गया। और पॉइंट नंबर 2, उन्होंने पियाजे ने कहा कि बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक बोला है। पियाजे ने ये बार बार पूछा आया है क्वेश्चन कि पियाजे ने बच्चे को क्या बोला है। पियाजे ने कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। और देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यही ही कह रहा है, यानी पियाजे के सिद्धांतों में जो उन्होंने बोला सीधा वहीं से ही लिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि पियाजे ने ऐसा बोला ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं कहा जा सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी सही है और ये गलत हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड ही था कि क्या बोला था पियाजे ने कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, यानी बच्चे अपने पर्यावरण में ही सीखते हैं, करके सीखते हैं जो भी कुछ है ना। तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं पूछा, इसलिए गलत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा है, वो है सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और यही सही हो जाएगा।
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। उन्होंने ही बोला है कि आप बच्चे गलती करके ही सीखते हैं या अभ्यास से ही करके सीखते हैं। यहाँ पे पियाजे नहीं, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बाकी सारी चीज़ें पियाजे ने कहा है, आप समझ गए होंगे। दो बातें और जान लीजिए कि पियाजे ने कहा है विचार भाषा से पहले है। कल की प्रैक्टिस सेट में हमने यही बोला था कि पियाजे ने बोला विचार भाषा से पहले है, और वाइगोस्की यही चीज़ कहते हैं कि वाइगोस्की बोलते हैं भाषा विचार से पहले है, और पियाजे कहते हैं विचार भाषा से पहले। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजिंग होता है लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब आप बताइए, ये चीज़ें कौन जान पाएगा? ये वही जान पाएगा जो पियाजे पढ़ा होगा, पियाजे के सिद्धांतों को पढ़ा होगा, पियाजे के चरणों को पढ़ा होगा। पियाजे ने 4 चरण दिए हैं। पहला चरण है संवेदी पेशीय, और उसी को बोलते हैं इंद्रियगामक या उसी को बोलते हैं इंद्रिय जनित। और संवेदी पेशीय की जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र होती है 2 से 7। कितनी? 2 से 7 किसकी? पूर्व संक्रियात्मक की। और यही यहाँ पे बोला है। हम चारों अवस्था तो बाद में बताएंगे, वीडियो बनाने में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा उसी से हम बताते हैं। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है 2 से 7, और पूर्व संक्रियात्मक किसने बताया? ये पियाजे का चरण है दूसरा। और उन्होंने बताया है कि बच्चे में इस टाइम जीववाद रहता है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, उनके अंदर अविलोम्यता होती है, केंद्रीकरण होता है, संरक्षण का अभाव होता है, और गिनती वर्ण वाला क्रम की शुरुआत होती है। ठीक है। अब हम एक एक ऑप्शन पे चलते हैं। तो अब हम समझा ही दिए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से चरण होते हैं ना। तो पहला ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो जाहिर सी बात है इनके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो ए ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास ये होता है, यही गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें नहीं होती हैं, और यही चीज़ सही है। अहम केंद्रित, अभी हमने बोला ही पूर्व संक्रियात्मक में अहम केंद्रित होता है, जीववाद होता है, अविलोम्यता होता है, केंद्रीकरण होता है, संरक्षण का अभाव रहता है, गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है, और अनुत्क्रमणीयता वही है, वही बात बोला ना भाई, अविलोम्यता होती है, जीववाद रहता है, अहम केंद्रित होता है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास सही हो जाएगा। इनकी यह सीमा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर बी, बाकी सब गलत हो जाएंगे। फिर से जान लीजिए कि संवेदी पेशी की अवस्था होती है 0 to 2, 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था होती है 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है 7 से 11, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की 11 से 15। पियाजे ने 4 चरण दिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूर्व संक्रियात्मक विचार की उसकी एक विशेषता पूछी थी, कौन कौन से इसमें लक्षण पाए जाते हैं। हमने कई इनके लक्षण भी बता दिए, जो इनके लक्षण नहीं थे वो हम आपको बता दिए। यही पूछा था, प्रतीकात्मक विचार का विकास हो जाता है, ये गलत है, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता ऐसा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, बोलता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, और वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। समझिए इस बात को, हम अभी आपको एक समझा ही दे रहे हैं कि बात है क्या। एक हिंज है, उसकी पत्नी को कैंसर हो जाता है। अब वो डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने फीस बहुत तगड़ी बताई
लेकिन हिंज के पास पैसा नहीं था। अच्छा, दवाई भी कराना ज़रूरी था क्योंकि उसको कैंसर था उसकी पत्नी को। तो सोचा कि अब हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मुझे दवाई तो करानी ही करानी है। तो गया डॉक्टर के यहाँ, उस चोरी कर लिया उस दवाई को। तो वही बात क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए हैं और हर चरण के 2 पार्ट हैं, समझिएगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक। कुछ इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। जो इन्होंने प्रयोग किया था वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। इन्होंने बोला कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, जो कि एक नैतिक तर्कड़ा का भाग होता है। समझ गए। अच्छा, इनकी कुछ क्वेश्चनों में ये भी कहा जाता है कि कोहलबर्ग की आलोचना, सबसे बड़ी आलोचना क्या है, किन्हीं क्वेश्चनों में हम देखते हैं। तो कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी थी। ये तो हो गया कुछ पॉइंट। अब हम आपको बता दे रहे हैं कुछ इनके चरण। तो पहला चरण है पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व पारंपरिक, या फिर उसी को कहते हैं पूर्व नैतिक, उसी को कहते हैं पूर्व रूढ़िवादी। ये इसकी उम्र होती है 3 से 10 वर्ष। जो पूर्व पारंपरिक में होता है, इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है और इसमें दंड एवं अनुशासन पालन होता है। इनका दूसरा चरण है परंपरावादी या रूढ़िवादी नैतिक अवस्था, इसकी उम्र होती है 10 से 13 वर्ष। और फिर लास्ट इनका जो 3 चरण है उसमें बोलता है उत्तरा परंपरावादी या फिर उत्तर रूढ़िवादी, इनकी उम्र होती है 13 से 16 वर्ष, है ना। तो हम ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए हम सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को काटते हैं। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यहाँ पे कोई सारे, लास्ट 3 का स्टेज है उत्तर परंपरावादी सार्वभौमिक नैतिकता। यानी सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब ये होता है कि परोपकार होना चाहिए, मेरा ना हो लेकिन दूसरे का भला ज़रूर होना चाहिए। मैं भूखा रह लूँगा लेकिन तुम भूखे मत रहो, यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी उत्तर परंपरावादी की बात कर रहा है। सामाजिक अनुबंध कोहलबर्ग कहते हैं कि इसमें अपना रहित देखते हैं, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब तुम चोरी कर लो, तुम भी चोरी कर लो, लेकिन कि पुलिस को मत बताना भाई, या किसी और को मत बताना, यानी तुम्हारा भी भला हो हमारा भी भला हो। यानी क्या बोलता है, तुम मुझे सब्जी दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन बना है कि है क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको कुछ व्याख्या दी, जितना मैं समझ पाया, जितना मुझे समझाने का तरीका था हम आपको बताए। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन। यानी दंड एवं आज्ञा का पालन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो मुझे डर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हिंज ये डरता था, मतलब ये कुछ था कि हाँ चोरी कर लेगा तो उसको जेल भी हो सकती है, बच्चा बोल रहा है। यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन की क्रियाएं चली, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को लेकर एक और अच्छे तरीके से एक और उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये भैया आप पढ़ लीजिए, वाइगोस्की को पढ़ लीजिए, कोहलबर्ग को पढ़ लीजिए, जीन पियाजे को पढ़ लीजिए। सीटेट का कुल मिला के घूमता हुआ प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड रहता है। तो भैया वाइगोस्की को हम जैसे पढ़ते हैं तैसे ही हम 3 ऑप्शन को काट देते हैं तुरंत। अब देखो अनुबंधन की उन्होंने कोई बात नहीं की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाना।
प्रबलन की भी बात नहीं की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। मॉडलिंग की भी बात नहीं की, इसलिए भी गलत हो जाएगा। अब बताइए भैया, इसके फोल्डिंग का मतलब आप समझते हो क्या होता है? इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है, पाड़ या ढांचा उसकी हिंदी में बोलते हैं, इसके फोल्डिंग को बोलते हैं पाड़ या ढांचा। होता क्या है कि समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थाई सहायता इसके फोल्डिंग कहलाता है। जैसे जब हम शुरुआत में चल नहीं पाते तो माता पिता मुझे उंगली पकड़ कर चलवाते थे, अब आज तो चलवा नहीं रहे हैं। बच्चे को संकेत देना मतलब यहाँ पे शुरुआत में संकेत देता है। अब हम कोई कार्य कर रहे हैं भाई, अब ख़त्म हो जाने के बाद तो मुझे कोई संकेत देगा नहीं, शुरुआत में ही संकेत दी जाती है। तो इसके फोल्डिंग से ये रिलेटेड है कि समस्या के समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, संकेत दिया है यहाँ पे, समाधान नहीं कर लिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसके फोल्डिंग सही हो जाएगा। अब इसके फोल्डिंग का एक बार फिर से बताते हैं, याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग कहलाता है। समझे भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना। या फिर सी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। या फिर डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अभी हम इससे कुछ ही मिनट पहले क्वेश्चन में हम आपको बता दिए कि बच्चों को आप विभाजित नहीं कर सकते फर्स्ट सेकंड में। बच्चों को ये भी आप नहीं बता सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, यानी कहने का मतलब ये है कि मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली में आप बांट नहीं सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यही कह रहा है कि उनको प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, यानी तुम बहुत ज़्यादा नंबर पाए, वो छोटा नंबर पाया नहीं, इससे बच्चों में हीन भावना का विकास होगा। और सीटेट ऐसे वर्डों को नकारता है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। और फिर अभी हमने बोला उसको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में नहीं बांट सकते हो, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित नहीं कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड। सीटेड हमेशा फोकस करता है कि बच्चों को आप ग्रेडिंग पद्धति अपनाई जाए मूल्यांकन में, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा उनकी भ्रांतियों को समझना, निदानात्मक करके फिर उनके कारण को जानना, फिर उपचारात्मक शिक्षण देना, है ना। 25 का डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, है ना भाई, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और कुछ हमें व्याख्या करने में कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में दूर करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सभी को प्यार भरा राधे राधे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।